नमस्कार। ये बीए भाग तृतीय इतिहास की कक्षा है। हम पुनर्जागरण पर बात कर रहे थे। 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जो सांस्कृतिक उथल पुथल हुई, जो विचारधारा की नई श्रृंखला शुरू हुई, जो पुराने जिसे हम कहते हैं क्लासिकल साहित्य, कला, संस्कृति को जानने की एक प्रक्रिया शुरू हुई, जो नए और पुराने का समागम हुआ, उसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। और ये पुनर्जागरण हमें यूरोप में देखने को मिला 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। और इसके बाद आ जाता है आधुनिक विश्व काल, यानी इसके बाद विश्व इतिहास में आधुनिक काल शुरू हो जाता है। हम इसी बारे में बात कर रहे थे। हमने पुनर्जागरण के बारे में बात की, इसके कारणों के बारे में बात की। अब आइए बात करते हैं विश्व के अलग अलग देशों में क्या क्या हुआ पुनर्जागरण के फलस्वरूप। इटली में हम जानते हैं पेट्रार्क एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, मानववाद का प्रणेता था, सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था। पोप के प्रभाव से मुक्त हो उसने ऐसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए जिनको सुनने में लोग रुचि रखते थे। उसने 200 पांडुलिपियों का संग्रह किया। उसने कुस्तुनतुनिया से प्लेटो के 16 ग्रंथ और होमर के इलियड काव्य की एक प्रति प्राप्त की। इटली में जगह जगह लाइब्रेरीज बनने लग गईं। इटली में पुनर्जागरण का दूसरा पक्ष था कि प्राचीन कला को पुनर्जीवित किया गया। कलात्मक पुनर्जागरण का वास्तविक स्वरूप था प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करना। मध्यकालीन कला में स्वतंत्रता नहीं थी, प्रकृति का चित्रण नहीं था। तो अब ये सब हमें इस काल की यानी पुनर्जागरण काल की कला में देखने को मिलने लगता है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर पुनर्जागरण के अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जर्मनी में भी कुछ विलंब से इसका प्रसार हुआ क्योंकि वहाँ का सामाजिक और आर्थिक वातावरण इटली के माहौल से भिन्न था। वहाँ राज दरबारों में सामंत व्यवस्था अभी भी थी और जर्मनी में पराक्रम की भावना का बोलबाला था। यहाँ पे कैथोलिक धर्म का प्रभाव इटली के समान नहीं था और ये इटली के मानवतावादियों से प्रभावित भी हुए थे, इसलिए जल्दी यहाँ पे फिर प्रभाव देखने को मिल जाता है। मानवतावादियों ने जर्मन वासियों में देश प्रेम उत्पन्न किया। अग्रिकोला इसने क्लासिकी ढंग से लेखन पर इटली के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया। उसने यह भी दर्शाने की कोशिश की कि जर्मनी के पास भी भव्य पुरातन परंपराएं विद्यमान हैं। उसके प्रयासों के फलस्वरूप सम्राट फ्रेडरिक तृतीय ने सेल्टिस को राजकवि की पदवी दी। यूनानी साहित्य के साथ साथ हिब्र का भी एक बहुत प्राचीन भाषा है। हिब्र इंग्लिश में कहते हैं हिब्रू, तो हिब्र का भी अध्ययन जर्मनी में होने लगा। इसके अलावा उलरिच वॉन हट्टन उसने धर्माधिकारियों में व्याप्त भाई भतीजावाद की कटु आलोचना की और यह भी घोषणा कर दी कि पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है। प्रेम गीतों के स्थान पर राजनीति पर आधारित कविताएं रचना आरंभ कर दी गईं। कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन होने लग गए, नवीन विचारधाराएं आईं। व्यक्तिगत चित्र बनाने शुरू कर दिए चित्रकारों ने। फ्रांस की बात करते हैं। यहाँ भी हमें विलंब से पुनर्जागरण का प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि फ्रांस एक कृषि प्रधान देश था। व्यापार व पूंजीवाद ना पनपने के कारण यहाँ व्यक्तिवाद व मानववाद विलंब से पनपा। दूसरा कारण यह था कि ये पुरातन ईसाई धर्म का केंद्र बना हुआ था। लेकिन फिर प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के फलस्वरूप मानवतावाद दिनों दिन प्रबल और व्यापक होता गया। फ्रांस में प्रिंटिंग प्रेस 1470 में अस्तित्व में आ गई।
और यूनानी साहित्य का प्रकाशन होने लगा। इसमें एक प्रमुख पुस्तक की हम बात करेंगे, रेबिलस की प्रसिद्ध पुस्तक है गरगंतुआ। इसको पुनर्जागरण की संक्षिप्त कहानी माना जाता है। रेबिलस की पुस्तक गरगंतुआ। कला के क्षेत्र में भी फ्रांस में परिवर्तन होने लगे। इंग्लैंड की बात करें तो हेनरी सप्तम यहाँ का निरंकुश शासक था। उसने वहाँ सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन द्रुत गति से नहीं होने दिया। इसके अलावा वह पोप का भी समर्थक था। लेकिन ये वो समय था, विश्वविख्यात कवि और नाटककार शेक्सपियर इसी समय या इसी काल में उत्पन्न हुए थे। और एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि साधारण व्यक्ति ही मानवतावादियों के लिए सर्वाधिक आकर्षण के विषय रहे। यह इंग्लैंड में पुनर्जागरण आंदोलन का महत्वपूर्ण पहलू था, यानी कि साधारण व्यक्ति को मानवतावादियों ने अपना विषय बनाया। ये इंग्लैंड की खासियत थी। हम बात करते हैं सर टॉमस मूर की, जिनकी सर्वश्रेष्ठ कृति यूटोपिया मानी जाती है। उस ग्रंथ में तत्कालीन समाज की राजनीति एवं सामाजिक बुराइयों की आलोचना की है। स्पेन की बात करें, स्पेन में मानवतावादी विचार प्रबल हुए। इनके प्रारंभिक प्रसार में इतालवी मानववादियों का ही योगदान था। धार्मिक प्रश्नों पर खुलकर वाद विवाद होने लगे। 16वीं सदी से ही पुरातन शैली के प्रति स्पेन में अरुचि उत्पन्न हो गई और कला के क्षेत्र में नवीन विचार आने लग गए। वहाँ के विचारों से उनका प्रभावित होना स्वाभाविक था। कला में नवीनता आने लग गई। इटली के कलाकारों की प्रेरणा से स्पेन में कई कला के केंद्र स्थापित हो गए। अब हम बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे अल्प्स पर्वत से बहुत दूर पड़ता है, इस कारण वहाँ पुनर्जागरण का प्रभाव भी अति विलंब से महसूस किया गया। स्वीडन और डेनमार्क के साथ भी ऐसे ही हुआ। स्वीडन में 1477 में उपसाला का विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। उपसाला का विश्वविद्यालय, इसमें कला व धर्म दर्शन की पढ़ाई ही विशेष रूप से की जाती थी। अगले ही साल 1478 में कोपेनहेगन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इस तरह से बाकी के राष्ट्रों के साथ भी, यूरोप के कई राष्ट्रों के साथ ही समय समय पर हम देखते हैं कुछ कुछ परिवर्तन या पुनर्जागरण का असर देखने को मिलता है।